अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि जिनके दौर में ड्रोन हमले हुए, आज वही अपोजिशन में बैठकर अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने के इमरान खान के फैसले पर बौखलाहट का शिकार हैं। फजलुर रहमान अड्डे ना देने का क्रेडिट भी खुद ले गए, साथ ही मुख्तदिर हलकों से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी कर गए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब ने फजलुर रहमान के बयान को मुज़हका खेज करार देते हुए कहा कि उनका बस चले तो पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें। वजीर आजम की वाह-वाह, अपोजिशन को एक आंख नहीं भा रही। अमेरिका को फौजी अड्डे न देने के जुर्रतमंदाना फैसले से अपोजिशन इत्तेहाद बौखला गया। मौलाना फजलुर रहमान ने फौजी अड्डे न देने का क्रेडिट खुद ले लिया। मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। हुकूमत ने पीडीएम सरबराह के बयान को मुज़हिका खेज करार दे दिया। फर्रुख हबीब कहते हैं मौलाना का बस चले तो पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी वो खुद ले लें। 340 ड्रोन हमले पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, 60 से ज्यादा हमले नून लीग के दौर के अंदर हुए। इनमें से किसी एक शख्स ने भी ड्रोन हमलों की मज़म्मत की थी, यहाँ उसके खिलाफ कोई एहतजाज किया हो? इमरान खान ने तो उस वक्त वजीरिस्तान जो है वो मार्च किया था पूरा ड्रोन हमलों के खिलाफ। फौजी अड्डों का मामला एक तरफ, मगर जब बात आई अपनी जगह बनाने की तो मौलाना ने यहाँ भी मुक्तदिर हलकों से बातचीत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उन कुव्वत से बात हो सकती है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। हम अपनी शराइत की बुनियाद पर बात करेंगे ताकि जो कुछ उन्होंने किया है उसका इजारा हो और आइंदा उसका इआदा ना हो। बजट हो या दिफा, अफगानिस्तान हो या कश्मीर का मामला, वजीर आजम के जुर्रतमंदाना फैसले अपोजिशन को सियासत करने नहीं दे रहे। शायद यही वजह है कि पीडीएम एक बार फिर सड़कों पर निकलने का मंसूबा बना रही है। नाई के सामने कोई बैठा था तो उसने कहा कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, तो उसने कहा भी तेरे सामने आ जाए। अमीर जमात इस्लामी ने अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर माजी में किए गए मुआहदे पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं तमाम मुआहदे अवाम के सामने रखे जाएं। जो पहली हुकूमतों ने मुआहदे किए थे उन मुआहदों को दोबारा पार्लियामेंट में लाया जाए, कौम के सामने सारी सूरत हाल रखा जाए, इसलिए कि कौम को शक है और ख़तरा है कि नए मुआहदे तो नहीं लेकिन पुराने मुआहिदों की तजदीद ही हुकूमत कर रही है। और एक तरफ अमेरिका ऐलान करता है कि हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है और दूसरे तरफ हुकूमत कहती है कि हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। इसका वाहिद रास्ता यही है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका से जितनी भी मुआहदात इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट में पेश करे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ तो टोक है, अफगान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। इस्तांबुल प्रोसेस अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार सराहा जा रहा है। कुछ आवाज़ें मनफी हैं मगर वो अक़लियत में हैं। अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है, तो बहुत से अहम लीडर से वज़ीर ख़ारजा से उस पर तबादला ख्याल हुआ। इस्तांबुल प्रोसेस है उसके आगे बढ़ने के इम्कानात एक दफा फिर रोशन हुए हैं और जो तालिबान हैं अब वो गालिबन आमादा हो गए हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का उन्हें इशारा दिया है। पाकिस्तान के किरदार को तो सब सराह रहे हैं और पाकिस्तान का किरदार जो है वो मुस्बत है। अफगानिस्तान में बहुत से लोग हैं जो उसको सराह रहे हैं। कुछ आवाजें आई हैं जो मनफी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो अक़लियती आवाजें हैं। इमरान खान साहब ने दो टूक अल्फाज में कौम के जज्बात की अक्कासी की है। ये इनका मौक़िफ़ रहा है, आज से नहीं हमेशा से उनका मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने उसकी तजदीद की है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी स्पॉइलर, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है या बाहर खित्ते में है, वो अमन के प्रोसेस में खलल डाले, क्योंकि अमन और इस्तेहकाम का जो हसूल है उस पर पूरे खित्ते का फायदा है।
और वफाक के सिंध पर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिज है। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन सूबे पर राज कर रहे हैं, उनके दिन थोड़े हैं। सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। बोले सिंध को जो पैसा दो वो दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने PDM पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए। कहा शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। मुल्क में कायद सिर्फ इमरान खान हैं जिसने अफगानिस्तान समेत अड्डों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी दी। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। इनके दिन भी थोड़े हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ लिया। इमरान खान खुद सिंध में आकर इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की उसको लीड करेंगे। सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। हम जो पैसा सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम है। शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नजर नहीं आते। उन्हें किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं। रहमान साहब इनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए। बस जायका डिश जो बनाई है इन्होंने PDM के नाम के ऊपर, कि खुद भी ये एक चम्मच उसको चख नहीं सकते। सारी जो पार्टियां हैं इस वक्त एक दम तोड़ती हुई सियासी तख्त नशीनी की लड़ाई का हिस्सा है। जो बच्चे हैं इनके, ये वही मुगलों के नाखल्फ बच्चे थे जिन्होंने सल्तनत तबाह कर दी। सारे लाडले शहजादे ये बेचारे पाकिस्तान की सियासत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है इमरान खान है, हम पैसे देने को तैयार नहीं है। कभी इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफगानिस्तान के ऊपर। विफाक सिंध को पैसा दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये सूबे का आईनी हक है। सिंध हुकूमत का जवाब भी फौरन आ गया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि विफाक को मुराद अली शाह पसंद नहीं क्योंकि वो सिंध की तर्जुमानी कर रहे हैं। कराची की सड़कों की कमर्शलाइजेशन 2003 में हुई। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बताता है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में गधों की आबादी में इजाफा हुआ है। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे। इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। अफसोस हमें इस बात पर होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, GDA बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, लेकिन इन दोनों जमातों ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया। ये जो सड़कों को कमर्शलाइज किया गया था कराची शहर में, ये 2003 में किया गया और उस ज़माने में एक बड़ी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी। नेमतुल्लाह साहब कराची के सिटी नाज़िम। दूसरी बार कमर्शलाइजेशन 2006-2007 में हुई जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाज़िम थे। उन्होंने फैसला किया जब तक फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के वापस फेवरेट नहीं हुए थे तो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू बोजदार साहब के सामने बड़ा क्लियर था और डॉक्यूमेंटेड था। एक खत लिखा था उन्होंने बोजदार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या आज भी वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है या अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? आज वो क्या है, फादर्स डे है ना आज, तो आज मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कराची आए थे फादर्स डे विश करने के लिए तो उन्होंने फादर्स डे विश कर दिया, अब विश करके चले जाएंगे वो। नून लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि आलमी इदारों ने पाकिस्तान के फंड्स रोक दिए हैं जिससे मईशत पर दबाव बढ़ रहा है। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि अमरीका के जरिए IMF से मुज़ाकरात के मनफी नताइज आएंगे। इल्ज़ाम लगाया हुकूमत FBR को नैब बनाना चाहती है। IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है। वर्ल्ड बैंक है वो $600 मिलियन एक देने की थी किस्त पाकिस्तान को, उसने भी वो $600 मिलियन रोक दिए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी तमाम फंडिंग रोक दी है। IMF से बात करनी है वो IMF से बात करें। आप अमेरिका से जाकर अगर IMF को कहलवाएंगे और अमेरिका की कोई बातें मानेंगे, चाहे वो अड्डे हों या कुछ भी हो, तो उसका दूरस्थ नताइज पाकिस्तान के लिए मनफी होते हैं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने अमेरिका की बातें मानी है और शमसी एयरबेस दिया। अगर अमेरिका यहाँ से हमले करता है तालिबान के ऊपर, रिस्पॉन्स तो हमारे बच्चों के ऊपर आता है। IMF को आप प्रोग्राम जारी रखें, हम उसका मना नहीं कर रहे। मईशत की चीज़ों के अंदर स्ट्रेटेजिक कंसेशंस ना दे। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को ये ताकत दे दी है कि वो किसी भी कारोबारी शख्स को अरेस्ट कर सकता है दुबई पे कि उसने कंसील करी है इनकम।
कोई केस नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। एफबीआर को आप नैब बनाने लगे हैं। पावर ऑफ अरेस्ट एक 16-17 ग्रेड के अफसर को नहीं देना चाहिए। इससे ना रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे सिर्फ लोगों को आप हरासा करेंगे। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है। 27 रुपए 25 पैसे इस पे टैक्स बढ़ाया जाएगा पूरे साल के लिए। कीमतें कहाँ जाएंगी? आगे बढ़कर आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में भी कमी देखने में आ रही है। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन मुहिम भी तेज हो गई है। एक हफ्ते में 23 लाख अफराद ने वैक्सीन लगवाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। PIA तैयारा साइनोवैक की 15 लाख से ज्यादा खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंच के आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में भी कमी आ रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए अरहम खान की रिपोर्ट में। कोरोना में कमी, मगर खतरा अभी टला नहीं। 24 घंटे के दौरान वायरस के बायस मजीद 37 अमवात। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 18, सिंध में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में 1 मरीज का इंतकाल। मजमूई अमवात की तादाद 21,977 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। मुल्क भर में 41,065 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,050 मुस्बत निकले। फाल केसेस की तादाद में कमी। इस वक्त सिर्फ 33,972 अफराद वायरस ज़दा हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते 23 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवाई। यौमिया तादाद 3,32,877 रही, जो एक रिकॉर्ड है। मुल्क में वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी के लिए भी खुसूसी इक़दामात। PIA का खुसूसी तैयारा साइनोवैक की 15,50,000 खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। मंगल को मजीद 20 लाख वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएंगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन गायब। दिन रात चलने वाले सेंटर से शहरियों को मायूस लौटना पड़ रहा है। छुट्टी वाले दिन भी कई लोग आगाही ना होने पर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। चंद रोज में वैक्सीन की सप्लाई में थोड़ी सी शॉर्टकमिंग आई है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से फैसला ये हुआ है कि कल इतवार के रोज सिंध भर में वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के वाज़े ऐलान के बावजूद एक्सपो सेंटर पर कई लोग वैक्सीन लगवाने चले आए। अब वालदों को 5वें फ्लोर से व्हील चेयर से उतारा है पकड़ के चौकीदारों के थ्रू। अब बोल रहे हैं क्या कहते हैं मंगल को लेके आइए। बेटे के साथ आने वाली ज़ईफ माँ वैक्सीन ना मिलने की वजह से तकलीफ में है। बेटा देखो, मैं तो घर में भी चलते नहीं हूँ। यहाँ पर इतना दूर घर से आना मेरे बहुत मुश्किल है। एक तरफ वैक्सीनेशन नापैद है तो दूसरी तरफ मुलाजमीन और तलबा को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए फौरी अहकामात दिए जा रहे हैं। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। मैं दोबारा सुबह आया हूँ तो गेट पे ही रोक दिया गया है। ये कहना है इनका कि अब जो है मंगल को खुलेगा ये सेंटर। कल से हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है तो हमारे जो अभी फाइनल एग्जाम्स होंगे, मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो हमें फिर एग्जाम्स लेने तो नहीं देंगे ना। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो कार्ड मांग रहे हैं वैक्सीनेशन का। चंद रोज कबल एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए कराची के तमाम इजलास से वैक्सीन लाई गई थी, मगर वैक्सीन की शॉर्टेज ने अब तमाम इजलास समेत एक्सपो के वैक्सीन सेंटर को भी बंद कर दिया है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। बुलेटिन में आगे आ रहा है बादशाहों का मेला। पुलिस ने मदरसे के तालिब से बदफेली के इल्जाम में अजीजुर रहमान और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं ऐसे मुल्जिमान से अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। मदरसे के तालिब इल्म से बदफेली का इल्जाम, अजीजुर रहमान मियां वाली से गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा तालिब इल्म को धमकियां देने के इल्जाम में अजीजुर रहमान के 2 बेटों अल्ताफुर रहमान और अतीकुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अजीजुर रहमान के एक बेटे को लकी मरवत, दूसरे को कान्हा से गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के लिए कैंट के तहरीर पेश किया जाएगा। IG पंजाब ने इस मामले को टेस्ट केस करार देते हुए ट्वीट किया है कि मामले की साइंसी और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तफ्तीश की जाएगी और मुल्जिम को अदालत से कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कुछ रोज कबल अजीजुर रहमान की एक वीडियो जारी हुई थी, जिसके बाद अजीजुर रहमान और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रियाज अहमद, समा, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में 11 साला तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम अली हसन ने स्कूल से घर वापस आने वाली तालिबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था और गला घोंट कर कत्ल कर दिया था। वाकया जुमे की शब पेश आया था। पुलिस ने मुलजिम को 8 घंटे पहले गिरफ्तार किया था, जिसने बच्ची से जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जाए वक़्वा की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मुलजिम मारा गया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि लाहौर में 3 बच्चों की मां झुलसकर जाँ बहक हो गई। गुस्सा ने ससुरालियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 3 बच्चों की मां जान से गई। अफसोसनाक वाकया पेश आया। हरबंसपुरा में खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। गुड़िया बीबी और शहजाद उर्फ मिठू ने 15 साल कबल पसंद की शादी की थी। नशा करने से मना करने पर शहजाद का गुड़िया से झगड़ा रहता था। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि शोहर शहजाद उर्फ मिठू ने बहन और बहनोई से मिलकर गुड़िया बीबी को आग लगा दी। उसने पेट्रोल ऊपर फेंका है, तो साथ ही वो उसकी नंद थी रूबी, उसने वो माचिस पकड़ाई है, तो वो आग लगा दी है। हमें ना इंसाफ चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारी खाला को इन्होंने ना अक्सर उसके ऊपर तशद्दुद करते थे। दूसरी तरफ खातून की बेटियों का कहना है उनकी वालदा को जलाया नहीं गया, बल्कि उसने खुदसोजी की है। मेरा पापा कह रहा था अभी ना ऐसे झूठ ना मारा करो मेरे सामने, तो फिर वो कह रही थे देखना मैं अब मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल के और आग दा। उसने खुद ही पेट्रोल डाल के और आग लगा ली है, और इन साथ वालों ने पुलिस बुलाकर मेरे पापा पर इल्जाम लगा दिया, भी उसने लगाई है। पुलिस ने खातून के शोहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक असल हकायक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। हैदराबाद के शाह बिठाई अस्पताल के इलेक्ट्रिक रूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद धमाकों की गूंज से अस्पताल में खौफो हिरास फैल गया। लतीफाबाद यूनिट 5 में शाह बिठाई अस्पताल के इलेक्ट्रिक रूम में बिजली की तारें टकराने से धमाके हुए। आतिशज़दगी की वजह से खौफो हिरास फैल गया। इलेक्ट्रिक सप्लाई रूम में आतिशज़दगी के बायस अस्पताल में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीम्स पहुंच गईं और सूरत हाल पर काबू पाया। और अब कुछ मौसम का जिक्र करें। मुल्क में गर्मी के खिलाफ बादलों की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मियांवाली में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस कई मकामात पर बिजली के पोल भी गिर गए। दाऊदखेल में सड़क पर पानी खड़ा हो गया। जहलम और भक्कर में भी बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। बनू में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तो कराची में मुतवक्का मॉनसून बारिशें। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। कहा गुज़िश्ता साल बारिशों की तबाहकारियों की से बाहिमी काविशों का सबक मिलता है। इंतजामी उमूर के सरबराह होने के नाते वज़ीर आला सिंध तमाम मुतालिका इदारों को मुतारिक करें। गवर्नर सिंध ने खत में लिखा कि शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नालों की सफाई और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मदद मिलेगी। गवर्नर सिंध की के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को को बारिश से कबल इंतजामात और बारिश के दौरान लोड शेडिंग ना करने की भी हिदायत दी। DHA कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी बारिश से निपटने के इंतजामात करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि वक्त है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करता हूँ। इतवार को सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार का रुख किया तो बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज मौसम गर्मा का कुछ तीसरा या चौथा वीकेंड है और इस मौके पर मुल्क भर से सयाहों की बहुत बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख कर लिया है, जिसके बायस यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई। तमाम सड़कें इस वक्त ट्रैफिक से भरी हुई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है ट्रैफिक जैम है। इस दफ़ा जो है जो मरी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया जाता है गर्माई सीजन के दौरान, वो अभी तक जारी नहीं किया गया और ना ही मरी में जो है इजाफी नफरी तैनात की गई है, जिसके बायस सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और तो यही की जा रही है कि यूं यूं रश बढ़ेगा तो इसके मसाइल और ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा पैदा होते जाएंगे। ठीक है, शहरी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका जफर।
कोरोना का जोर थमते ही साहिल की रौनक भी लौटने लगी। छुट्टी के दिन कराची वालों ने हॉक्सबे का रुख कर लिया, खूब मौज मस्ती की। मजीद बता रहे हैं साथ साबरी। लॉकडाउन में नरमी हो गई, स्कूल भी खुल रहे हैं, क्यों ना जमकर पिकनिक मना ली जाए। ये सोचकर कराची वाले साहिल पर पहुंच गए। हॉक्सबे में रश लग गया। लंबे अरसे बाद समंदर की लहरों के साथ अटखेलियों का मौका मिला। तो क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी ने खूब लुत्फ उठाया। बच्चे कब से कह रहे थे जाने को, हमने कहा भाई लॉकडाउन खत्म होगा तो जाएंगे ना। हम लोग पापा से जिद करके ही आए थे यहाँ पर। कल से बच्चों के ये स्कूल खुल जाएंगे तो फिर भी नहीं आ सकेंगे, तो आज लास्ट डे था ये, फिर इसलिए बच्चों को लेके आए। कुछ लोग ऊंट की सवारी करते नजर आए। लाइफ गार्ड्स कहते हैं काफी वक्त के बाद इतनी तादाद में लोग आए। ये हमारे साथ कोऑपरेट करते, ये भी मजे से एंजॉय कर लेते और हमें भी मजे से ड्यूटी करने देते। हम बस गुजारिश करना चाहते हैं, बस हम जो लाइफ गार्ड हैं, हम गाइडनर होते हैं, क्योंकि इन्हें समंदर के बारे में कुछ पता नहीं होता। तफरीह का ये सिलसिला आइंदा भी मुस्तकिल जारी रह सकता है अगर लोग खुद से एहतियात करें, कोरोना SOPs पर अमल करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साबरी, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि दीर के सयाहती मुकाम कुमराट में सयाहों ने डेरे जमा रखे हैं। जन्नत नज़ीर वादी का अहवाल बता रहे हैं सैयद जाहिद जान। नीला आसमान, सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में बहती आबशारें। दीर की वादी कुमराट और सलूल श्रृंगल का हुस्न इन दिनों जोबन पर है। गर्म इलाकों से आने वाले सयाह यहाँ के दिलकश नज़ारों में खो गए हैं। वादी कुमराट सिर्फ मैंने सुना था कि जन्नत नुमा जगह है, लेकिन यहाँ आके मैंने खूबसूरत किस्म के जंगलात देखे, दरिया देखे। पानी यहाँ का इतना साफ और शफाफ है कि ये मैं अपने इलाके में ये इमेजिन नहीं कर सकती। इधर जो है ना हमें सर्दी लग रही है। सुबह इतनी ठंड पड़ती है कि आग जलानी पड़ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सूरज की किरणें दरख्तों की ओट से झांकने लगती हैं। आउटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। जितना मैंने चाहा था इससे कहीं ज़्यादा मुझे खूबसूरत ये जगह मिली और हम इधर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमने कैंप भी कुमराट में लगाया है। कोरोना की सूरत हाल के बाद होटल आबाद हो रहे हैं। सयाहों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सड़कों की हालत बेहतर बनाए ताकि लोगों को यहाँ पहुँचने में आसानी हो। सैयद जाहिद जान, समा, कुमराट, दीर। हैदराबाद में सजा एक रोज़ा वर्चुअल फेस्टिवल, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के आम रखे गए। इम्तियाज अली रिपोर्ट करेंगे। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए जिला इंतजामिया ने सजाया हैदराबाद क्लब कासिमाबाद में एक रोजा वर्चुअल मैंगो फेस्टिवल। फेस्टिवल में 44 से जायद इक़साम के आमों के स्टॉल्स लगाए गए। लाल बादशाह, फजरी, सिंधड़ी और लंगड़ा लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। अपने एग्रीकल्चर के साथ कनेक्शन बरकरार रखें इस साल भी, बल्कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे भी शोकेस कर सकें। Industry work, the people said come from China. So this Hyderabad side mango taste is number one. काश्तकारों को उम्मीद है कि इस फेस्टिवल के जरिए उनके आमों को दुनिया भर में पजीराई मिलेगी। हमारा सिर्फ 5% आम जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि बहुत कम है। हमारी तकरीबन 30 से 35% आम हमारा ज़ाया हो जाता है। मैंगो फेस्टिवल के शुरिका ने हैदराबाद के आम को जायके के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 आम करार दिया। इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन शॉपिंग मॉल और पेविलियन एंड क्लब को मिसमार करने की कार्रवाई छठे रोज भी जारी रही। अलादीन शॉपिंग मॉल 20% मिसमार किया जा चुका है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। छठा रोज अलादीन शॉपिंग मॉल मिसमार किया जा रहा है। भारी मशीनें मुसलसल हरकत में हैं। 650 दुकानों में को मिसमार करने का अमल जारी है और इंशाल्लाह ताला जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा हमारा काम जारी रहेगा। और पवेलियन क्लब में भी हमारी 4 मशीनें काम कर रही हैं। और राशिद मिन्हास रोड से गुजरने वाले ये मंजर देख रहे हैं, मोबाइल कैमरे में महफूज कर रहे हैं। जी यहाँ पर हम 1-2 मरतबा आए हैं फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एंजॉयमेंट भी किया है, अपना सैर सपाटा भी किया है। अब इधर आए, इस मंजर को देखा बड़ा अजीब सा लगा।
अगर नाजायज़ है तो ये सबसे बनने से पहले हो जानी चाहिए। अभी बनने के बाद लोगों का भी नुकसान है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर में 5 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में बिल्डर माफिया और SBCA का मुबैना गठजोड़ खत्म ना हो सका। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिल्डर माफिया सरगर्म, गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे इस बारे में समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए तबाह होने लगा है? जी बिल्कुल, एक तरफ अदालत उज़्मा जो है बरहमी का इजहार भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर माफिया और SBC के जो बदनाम अफसरान हैं उनका गठजोड़ जो है वो खत्म नहीं हो सका है। यही वजह है कि नौरजाबाद ब्लॉक एन के अंदर जो है बिल्डर माफिया धरने के साथ गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी पोर्शन जो है उसकी तामीरात कर रहा है। सबसे अहम बात यह कि इलाका मकीन जो है परेशान है। उनका ये कहना है कि इलाके में गैर कानूनी तामीरात के सबब जो है तो पूरा मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। दूसरी जानी जो हमारी SBC हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि शिकायत मौसूल हो गई है, जल्द जो है इस गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात कर लें शहर के अंदर, ऐसा लगता है कि बिल्डर माफिया को जो है फ्री हैंड दिया हुआ है। वो शहर के अहम तरीन इलाकों में, खास तौर पर नौरजाबाद के ब्लॉक एन में जो है गैर कानूनी तामीरात जो है वो कर रहे हैं। यही वजह, लोग परेशान है। लेकिन लोग परेशान हैं। ठीक है मोहम्मद अली हफीज, बहुत शुक्रिया। नया बल्दियाती निज़ाम भी कराची के जिला कोरंगी के हालात नहीं बदल सका। वहां के रिहायशी आज भी बुनियादी मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। बल्दियाती निज़ाम बदल गया, नए अफसरान भी आ गए, मगर ना बदला तो जिला कोरंगी का हाल ना बदला। सेवरेज का मसला हो या खस्ता हाल सड़कें, ये जिला हर मसले में सबसे आगे है। पिछले 3 सालों में जो हालत शाह फैसल कॉलोनी की हुई वैसी पहले कभी ना थी। यहाँ के रिहायशी कहते हैं उम्र गुजर गई मगर कभी ऐसी बदइंतजामी नहीं देखी। पहले ज़माने में तो ये था कि बाकायदा तरीके से काम होता था और उसी पीरियड में काम करते थे। अब कोई पीरियड नहीं है। यार सिंध हुकूमत तो हम लोगों को जानवर ही समझ रही है ना, हम इंसान थोड़ी नहीं। अगर हमें इंसान समझ रहे होते तो ये देखो ना, ये जानवर भी नहीं रहेंगे जैसे घर के अंदर यार जो हम लोग गुजारा कर रहे हैं। आप देखो ना, अब यहाँ पे जानवर को लाके मान दो 2 दिन में जानवर मर जाएगा। जिला कोरंगी के इस इलाके के मकीनों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी मैसर नहीं। बच्चे बहुत परेशान होते हैं पानी के लिए, इधर से आके पानी भर जाते हैं। ये हमारा सामने घर है, बहुत परेशानी हो रही है। शहरियों का कहना है निज़ाम बदले या अफसरान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब उनके मसाइल हल हों। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। और आपको बताएं LPG की कीमत को पर लग गए। मार्केट कंपनियों की लूटमार जारी है। एक हफ्ते में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 50% इजाफा हुआ। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने महंगाई के एक और वार का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। LPG मार्केटिंग कंपनियों की मनमानियां अरूज पर, अवाम पर यके बाद दीगरे महंगाई के वार। 2 दिन में कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 जबकि कमर्शियल 480 रुपए महंगा हो गया। कंपनियों ने एक हफ्ता कबल भी गैस की कीमत बढ़ाई। 1200 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर 1600 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी होश रुबा इजाफा। कंपनियों की लूट मार पर शहरी परेशान। पहले तो 4000 तक गैस मिलती थी, ये अभी 6100 पे चले गई हैं। 26 बंदे काम करते हैं तो रात को उनको दिहाड़ी भी मुश्किल से पूरी होती है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कीमतों में इजाफे की बजाय इम्पोर्टेड LPG पर टैक्सों की भरमार को करार दे दिया। जमीनी रास्ते से आने वाली LPG पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उससे 30 से 40 रुपए किलो कीमत बढ़ी। पूरे पाकिस्तान के साथ LPG सार्फिन के साथ नाइंसाफी है, लिहाजा फौरी तौर पर टैक्स वापस लिया जाए। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने टैक्सों में कमी न की तो आइंदा दिनों में गैस मजीद महंगी होगी। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। कोयटा के शहरियों ने सूबाई बजट को गैर मुतवाजन करार दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ। कोयटा के शहरियों ने बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से माली साल 2021-22 के बजट को ख्वाहिशात के बरअक्स करार दे दिया। कहते हैं कि बजट से सरकारी मुलाजमीन को कोई रिलीफ मिलेगा, ना ही गरीब और मजदूर तबके के लिए बजट में कुछ रखा गया है। बजट कोई भी आता है अवाम के मफाद में नहीं होता, ये सियासतदानों के मफाद में होता है।
गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान असम्बली में होने वाली हंगामा आराई को भी शहरियों ने गैर जमहूरी अमल करार दे दिया। ये जो एहतजाज हुआ बहरहाल ये भी मुनासिब नहीं था। कल का जो वाक़या था, जमहूरी तरीके से अगर ये सारा सिलसिला चल जाता तो बहुत बेहतर होती। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को बजट में अवामी फलाह बहबूद के हवाले से स्कीमें ज़्यादा रखनी चाहिए थी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। गरीब के हालात बदलने के बुलंदो बांग दावे भी किए, मगर क्या गरीब को कोई उम्मीद है? देखते हैं रेहान अहमद की रिपोर्ट में। इब्राहिम हैदरी पर वाक़े इब्राहिम तेल वाले की जेटी के नाम से मशहूर ये जगह मरकज है उन सैकड़ों मेहनत कशों का जो सुबह से रात तक अपना खून पसीना एक करके छोटी बड़ी कश्तियां बनाते हैं। इन्हीं मेहनत कशों में से एक अल्लाह बख्श चांडियो भी है जो पिछले 40 साल से कश्तियां बना रहा है और 100 से ज़ायद कश्तियां बना चुका है। बेटी का नाम आसफा रखा। मैं बेनज़ीर भुट्टो से मुतासिर होकर उसका नाम आसफा रखा ताकि वो भी बेनज़ीर की तरह आला तालीम हासिल करे। अल्लाह बख्श चांडियो भुट्टो ख़ानदान से अपनी तमाम तर अकीदत के बावजूद एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। डेली के हिसाब से पैसे मिलते हैं जो उतने के मेडिकल भी हम नहीं करवा सकते अपना, या बच्चों का या खाने पीना भी सही नहीं होता है। मेहनत कश अल्लाह बख्श चांडियो ने अपनी उम्र की 52 मंजिलें देख ली हैं। उसे उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी से एक दिन उसकी मुलाकात होगी और वो उसकी बात भी सुनेंगे। मैं आसिफ जरदारी साहब को यही बोलूँगा कि ये भी समझ लो आपकी बेटी है, मोहतरमा की बेटी है, इसको भी वही तालीम हासिल हो और ये आगे बढ़े। काश अल्लाह बख्श चांडियो के ख्वाब पूरे हों। काश जियालों को भी एहसास हो कि अल्लाह बख्श चांडियो भी सूबा सिंध का बासी है और उनसे बहुत सी उम्मीदें रखता है। ये कहानी सिर्फ एक अल्लाह बख्श की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बस्ती के उन बेशुमार लोगों की कहानी है जो यहाँ रहते हैं और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को सच कर दिखाने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब के ये ख्वाब पूरे करे और ये भी कामयाब लोगों की तरह एक रोशन मुस्तकबिल अपनी आंखों से देख सकें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। रावलपिंडी में स्ट्रीट चाइल्ड और तशद्दुद का शिकार बच्चों के लिए प्रोटेक्शन ब्यूरो की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। ब्यूरो में 200 बच्चों के लिए रिहाइश और तालीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद ने इमारत का संगे बुनियाद रखा। मंदरा जीटी रोड पर ब्यूरो की इमारत 23 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में तामीर होगी। सारा अहमद का कहना था कि ये पंजाब हुकूमत का स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा साबित होगा। बच्चे तालीम के साथ हुनर भी सीख सकेंगे। पंजाब में बच्चों पर तशद्दुद के केसेस में नाकाबिले ज़मानत दफात लगाई जा रही हैं। केसेस के अलहदा अदालतें कायम होनी चाहिए। पहले पाकिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती थी, मगर वो दिन गुजर गए। अब टेक्नोलॉजी, ज़राअत और कोविड मटीरियल एक्सपोर्ट होता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक्सपो सेंटर कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यूएई एक्सपो में अगर चंद हज़ार आइडियाज़ भी पाकिस्तान से कामयाब हो गए तो ये मईशत के लिए बड़ा मौका होगा। हमारा था मामला कि पाकिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है या पाकिस्तान से मजहबी शिद्दत पसंदी एक्सपोर्ट होती है, वो दिन गुजर गए हैं। अब पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होती है। अब पाकिस्तान से हमारी ज़राअत जो है वो एक्सपोर्ट होती है। हम ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कोविड में आपने देखा कि पाकिस्तान ने क्या मिरेकल किया। 26 फरवरी को जब पहला केस पाकिस्तान में आया था, हम अपना खुद कुछ भी नहीं बना रहे थे और विद इन 4 मंथ्स रज़ाक दाऊद साहब को पता है कि जो हमने पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज़ ने मिलके, हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने मिलके जिस तरीके से काम किया, विद इन 4 to 5 मंथ्स पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑल कोविड मटीरियल। गन्ना जो है वो दूसरा तारीख का सबसे बड़ा पैदा हुआ और चावल, चीनी और गंदम जो है वो तारीख की सबसे बड़ी फसल जो है वो पाकिस्तान में हुई। 10 बिलियन से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं इस एक्सपो में डिस्कस होने जा रहे हैं। तो उनमें से चंद हज़ार आइडियाज़ जो हैं वो अगर पाकिस्तान से कामयाब हो गए तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारी इकॉनमी को। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।